हेलो प्यारे बच्चों, आज क्या हमारा लेक्चर है? वेलकम टू द 12th लेक्चर ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। ओके, पिछला वाला लेक्चर तो बहुत कम चीज़ पढ़ाए थे, आज भी थोड़ा ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, कम ही पढ़ाएंगे। लास्ट क्लास में एक चीज़ हम लोग पढ़े थे, कोलिजन बिटवीन वेरी हेवी ऑब्जेक्ट एंड अ लाइटर ऑब्जेक्ट। उसमें हम आपको शायद ये बताए थे कि अगर ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास कैपिटल एम है और ये ऑब्जेक्ट है जिसका मास स्मॉल एम है और कैपिटल एम इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल एम, और ये जा रहा है कितने से? v1 वेलोसिटी से और ये v2 वेलोसिटी से। ठीक, कब का सिनेरियो है? बिफोर कोलिजन का। अच्छा, अगर कोलिजन होना है तो v2 और v1 में कौन ज्यादा होगा? तभी जाकर के कोलाइड करेगा। तो ये बिफोर कोलिजन का बात है। आफ्टर कोलिजन क्या होगा? आफ्टर कोलिजन ये वाले का वेलोसिटी नहीं बदलेगा, ऑलमोस्ट सेम रहेगा। क्योंकि अगर हम मान लीजिए तुमको बोल दिए थे कि बहुत बड़ा ट्रक है और एक छोटे मक्खी से टक्कर हुआ है तो ट्रक के वेलोसिटी में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं होगा, बट इसके वेलोसिटी में कुछ चेंज होगा। तो इसके वेलोसिटी को हम लोग v1 डैश बोल लेते हैं। क्या हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन कराएं इसमें? नहीं, उसको हम इग्नोर कर दिए हैं। ठीक है, और तब हमारे पास एक ही ऑप्शन है, दैट ऑप्शन इज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। एंड वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यहाँ पे कितना है? सेपरेट हो रहा होगा तो ये ज्यादा ये कम, तो v1 डैश माइनस v2, और अप्रोच में ये ज्यादा होगा ये कम होगा, तो वेलोसिटी अप्रोच v2 माइनस v1। इज दैट ओके? तो यहाँ से हम लोग v1 डैश का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हम आपको पिछले क्लास में भी बता चुके थे। अब इसी पे बेस्ड कुछ सवाल सब हम आपको करा रहे हैं। सबसे पहला सवाल है, ये कैपिटल एम है, ये स्मॉल एम है। कैपिटल एम इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू स्मॉल एम। ये इधर जा रहा है 4 मीटर पर सेकंड से और ये इधर आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, इफ collision is perfectly elastic, if collision is perfectly elastic, that is E is equal to 1, then find velocity of ball after collision। after collision के बाद बॉल का वेलोसिटी बताओ फॉर एक मिनट, दो पार्ट देते हैं। फॉर ए पार्ट में E इक्वल टू 1 दे देते हैं, अब बी पार्ट में E इज इक्वल टू 1/3 दे देते हैं। आप कर सकते हैं इसको आराम से। हाँ, तो थोड़ा ट्राई कीजिए। कर लेते हैं सॉल्व सर। ए पार्ट करते हैं, तो ट्रक का वेलोसिटी जो हेवियर मास है उसका वेलोसिटी तो कोई चेंज नहीं होगा, इसके वेलोसिटी को हम लोग मान लेते हैं v1 कुछ। इज दैट ओके? तो ए पार्ट में जो हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे E तो 1 है, अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितना हो जाएगा? v1 माइनस 4। अब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ये दोनों आसपास आ रहा है, तो हर सेकंड कितना मीटर से दूरी घटेगा? 7 से। तो जितने रेट से दूरी घट रहा हो दोनों के बीच उसको बोलते हैं वेलोसिटी अप्रोच। तो वेलोसिटी अप्रोच हो जाएगा 4 + 3 दैट इज 7। तो यहां से v1 का वैल्यू हो जाएगा 7 + 4 दैट इज 11 मीटर पर सेकेंड। कहो हाँ। बी पार्ट में सब कुछ यही रहेगा, केवल 1 के जगह 1/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू v1 माइनस 4/7, है ना? तो यहां से v1 का वैल्यू हो जाएगा 7/3 + 4। यस और नो? v1 का वैल्यू हो जाएगा 4 + 7/3, 4 × 12 = 7 19/3 मीटर पर सेकेंड। कहो हाँ। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो बोलो प्यारे बच्चों। शुड आई मूव? अगला देखो, अभी जो सवाल करा रहे हैं बेसिकली ये सवाल का एक श्रृंखला है, इसमें बहुत सारा चीज पूछता है, तो हम धीरे धीरे तुम लोगों को आगे ले जाएंगे। पहला सवाल ये है कि
एक ऑब्जेक्ट है, कोई बॉल, कितने हाइट से इसको रिलीज किया गया, कैपिटल एच। ये क्या है, अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, ठीक। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज इक्वल टू ई, इज इक्वल टू ई। अब आपसे पूछा गया है कि फाइंड, बहुत सारा बात पूछेंगे, वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन, जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, वेलोसिटी ऑफ बॉल जस्ट आफ्टर फर्स्ट कोलिजन। बी में पूछा गया है कि मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल, मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कोलिजन। फिर पूछा गया है टाइम इलेप्स्ड बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कोलिजन। ये 3 पार्ट आपसे पूछा गया है, आप बस लिख लीजिए या ट्राई करना चाहें तो ट्राई भी कर सकते हैं पॉज करके। सुनिएगा मेरी बात, इस सवाल में एक बात बताइए कि जब ये टकराने वाला होगा तो टकराने से जस्ट पहले इसका वेलोसिटी कितना होगा, अंडर रूट 2g h। इज दैट ओके? ये तो आप पता ही है कि हाइट से बॉल को रिलीज करते हैं अगर रेस्ट से, तो टकराने से पहले उसका वेलोसिटी होता है रूट 2g h, आने तक, ग्राउंड से टकराने तक का टाइम होता है अंडर रूट 2h बाई g। ठीक है ना जी, बोलो जी। अच्छा एक बात बताओ कि जब ये टकराने के बाद ऊपर जाने लगेगा तो इसके वेलोसिटी को हम लोग मान लेते हैं कुछ v1, इसके वेलोसिटी को हम लोग कुछ मान लेते हैं। अब ये जो ग्राउंड है, दिस इज वेरी 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 हेवी ऑब्जेक्ट, सो वेरी 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 हेवी ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग v1 का वैल्यू डायरेक्टली कहां से निकाल सकते हैं, e के डेफिनेशन से। तो हम लोग E का डेफिनेशन जो लिखेंगे वो लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। अब यार अर्थ तो मूव कर ही नहीं रहा है, तो ये v1 से जाएगा और वही क्या होगा, रेट ऑफ सेपरेशन। उसी ने हर सेकेंड इन दोनों के बीच दूरी कितना मीटर से बढ़ जाएगा, v1 मीटर से, so that is rate of separation। तो velocity of separation is v1। और जब ये आ रहा होगा तो टकराने से पहले इसका velocity of approach is अंडर रूट 2gh। तो कहानी से सीख क्या मिली कि v1 बराबर e टाइम्स रूट 2gh या v1 बराबर e टाइम्स v। तो आगे से ध्यान रखना कि कोई बॉल एकदम हेड ऑन कोलिजन किया है, माने नॉर्मल के अलोंग, कॉमन नॉर्मल के अलोंग, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर अगर कोलाइड किया, एक मिनट, कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कोलाइड किया है ग्राउंड से, तो अगर वो v से टकराया है तो कोलिजन के बाद फिर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो जाएगा ev से। कितने से जाएगा, ev से। ये बात आपको याद रखना होगा कि ये जो v1 है वो कितना है, e इंटू v। कहो हाँ, सुनो मेरी बात। अब ये e का वैल्यू तो 1 से कम होता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, बट 1 से 0 से 1 के बीच में होता है। तो अगर हम तुमसे पूछे कि ये इसके बाद अगर ये e का वैल्यू 1 से कम हुआ, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन नहीं हुआ, तो ये थोड़ा कम हाइट तक जाएगा। तो अगला वाला जो हाइट है, अगला वाला हाइट, ये भाई ध्यान दे लो ना, ये वाला जो हाइट है h1, सो ये h1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, v1 का स्क्वायर बाई 2g, तो ev का स्क्वायर बाई 2g, दैट इज e स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2g। यस और नो प्यारे बच्चों? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, v की जगह पे हम रूट 2gh पुट कर सकते हैं ना? यस सर।
तो अगर यहाँ √2gh का स्क्वायर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2g से 2g कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, e स्क्वायर इंटू h। तो h हाइट से बॉल गिरा है, अगली बार वो कितना ऊपर तक जाएगा, मात्र e स्क्वायर h। टकराने से पहले v वेलोसिटी से टकरा रहा था, तो टकराने के बाद इसका वेलोसिटी हो जाएगा e इंटू v, e इंटू v। इज दैट ओके? अब जब ये टकराने वाला होगा तो जैसे यहाँ EV से ऊपर जा रहा था, वैसे ये नीचे की तरफ कितने से आएगा, EV से नहीं, ये EV से ऊपर जा रहा था तो नीचे की तरफ कितने से आएगा, यस और नो? कोई दिक्कत? तो टकराने के तुरंत बाद इसका वेलोसिटी जो होगा ये कितना हो जाएगा, इस वाले वेलोसिटी का e टाइम्स। ए भाई, ये EV से गया था तो EV से आएगा, ये वेलोसिटी कितना हो गया, EV। तो टकराने के तुरंत बाद फिर इसमें E मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कहो हाँ। अब जब हाइट ऊपर देखोगे तो ये पहले वाले हाइट से थोड़ा कम जाएगा और कम जाएगा। ये जो हाइट था, ये हाइट कितना था गुरु बउआ, ये था e स्क्वायर इंटू h। इसका भी e स्क्वायर टाइम्स होगा अगला वाला हाइट, कहो हाँ। तो ये h2 का वैल्यू हो जाएगा e की पावर 4 इंटू h। समझ में नहीं आया सर? बोलो बच्चों, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बॉल आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, इस सवाल का उत्तर क्या है, e इंटू √2gh, कहो हाँ। और मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय बॉल बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड कोलिजन, ये फर्स्ट कोलिजन और ये फर्स्ट और सेकंड कोलिजन के बीच मैक्सिमम हाइट कितना हो गया, तो इस वाले सवाल का आंसर हो गया e स्क्वायर इंटू, कहो हाँ। अच्छा, बॉल यहां से V1 से चला और वापस से ग्राउंड पे आ गया, तो ये वाला इंस्टेंट और ये वाला इंस्टेंट के बीच का टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा, 2v1/g। कितना, 2v1/g, यस और नो? किसी बॉल को वर्टिकली अगर u वेलोसिटी से फेंकते हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u/g। तो आपका जो सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, 2/g इंटू ये वाला वेलोसिटी e इंटू v, और v के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, √2gh। तो √2gh रखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो, 2e/g इंटू √2gh, √g से √g कट गया, तो वैल्यू कितना आ गया, 2e √2h/g। सही कि गलत? पक्का बोलो। ये √2h/g क्या है, यहां से यहां तक का समय होता √2h/g। उस समय का 2 गुना को फिर किससे मल्टीप्लाई किए, e से, तब उसको यहां से यहां तक आया। इज दैट ओके? इन सब बातों में कोई दिक्कत आपको? इसी के बिहाफ पे हम अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे आपको। जल्दी लिखिए। बॉल इज रिलीज्ड फ्रॉम सोन पोजीशन। आपको पूछा गया कि फाइंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट, माने पिछले वाले क्वेश्चन का ही थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट किए हैं। अब यार इसमें एक बात बताओ, क्या करोगे, टोटल डिस्टेंस बोल रहा है ना, तो कैसे इसमें प्रोसीड करोगे? सवाल लिख लियो आप लोग। हाउ शुड आई प्रोसीड, बताओ जरा। पहली बार यहां तक आया, कितना चला, कितना चला? देखो हम लोग टोटल डिस्टेंस लिखना चाह रहे हैं। हेलो बच्चों, टोटल डिस्टेंस लिखना चाह रहे हैं। पहली बार यहां से यहां आया, कितना चल गया? अगली बार जब ये ऊपर जाएगा और फिर ये नीचे आएगा, तो ये जो हाइट होगा, ये हाइट तो आपको अभी अभी बताया गया है, कितना, e स्क्वायर। तो ये वाला में कितना दूरी चला, ये
ई स्क्वायर एच ऊपर जाने में और ई स्क्वायर एच नीचे आने में। देखने में ऐसे लग रहा गया होगा सेम लाइन में और उसी लाइन में वापस आया होगा। हम समझाने के लिए थोड़ा सा डिस्प्लेस करा दिए। तो अगली बार क्या हो जाएगा 2 ई स्क्वायर एच। नेक्स्ट कोलिजन के बाद फिर थोड़ा कम दूरी चलेगा, यस और नो? तो e की पावर 4h, तो प्लस 2 इंटू ई की पावर 4h। एंड इस तरीके से हर अगला टर्म में ई स्क्वायर मल्टीप्लाई होते जाएगा। खाली पहला वाला टर्म है h, बाकी हर अगला टर्म अगला 2e स्क्वायर एच 2e की पावर 4h, उसके बाद 2e की पावर 6h होगा। ऐसे चलते जाएगा। तो अगर टोटल डिस्टेंस लिखे, h को थोड़ा अलग कर लेते हैं, यहां से 2e स्क्वायर एच कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर में क्या क्या बचेगा? पहला में 1, फिर e स्क्वायर प्लस e की पावर 4 प्लस e की पावर 6 एंड सो ऑन, है ना? अच्छा, जैसे जैसे ये टकराते जाएगा वैसे वैसे इसका स्पीड घटता जाएगा, घटते 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 अंत में जाकर के ये रुक जाएगा, है ना? तो इसमें जो टक्कर होगा वो होते होते कितना टक्कर लगेगा? अनंत टक्कर नहीं। ये जैसे जैसे ये 1 है, e स्क्वायर है, e की पावर 4 है, e की पावर 6 है, e इज लेस देन 1। तो कोई भी चीज अगर लेस देन 1 हो, मान लो उसका पावर n हम कर दें, तो इसको 0 होने के लिए n कितना होना पड़ेगा? इन्फिनिटी होना पड़ेगा। अरे है ना? तो इसीलिए ये नंबर ऑफ टर्म्स जो होगा वो क्या होगा? अंतिम में आएगा e की पावर इन्फिनिटी। तो उस वाले केस में जो ये हाइट होगा, फर्दर हाइट, वो क्या हो जाएगा? 0। दैट मीन्स ब्लॉक बॉल रुक गया। बात बुझे ला? तो अगर हम इस सब को जोड़ना जानते हो, तो मेरा काम हो जाएगा। देखो, इस सब को जोड़ने के लिए जीपी का एक फॉर्मूला है, डिक्रीजिंग जीपी का, समेशन ऑफ टर्म का एक फॉर्मूला है। अगर आप s बराबर लिखते हैं a प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब एंड सो ऑन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो विथ r लेस देन 1, तो इस सब का समेशन होता है a अपॉन 1 माइनस r। अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, नहीं जानते हैं तो इसको लिख लीजिएगा। तो अब जरा हमको बताइए कि इस सब का सम कितना हो जाएगा? h प्लस 2e स्क्वायर एच इंटू a कितना है? पहला टर्म कितना है? 1 अपॉन कॉमन रेशियो कितना है? हर बार किससे मल्टीप्लाई हो गया है? e स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है। a अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर, कहो हाँ। अच्छा, तो ये वैल्यू हो गया h प्लस 2e स्क्वायर एच बाई 1 माइनस e स्क्वायर। यस और नो? 1 माइनस e स्क्वायर यहां जाएगा बेटा, तो 1 माइनस e स्क्वायर होगा प्लस 2e स्क्वायर होगा। ऊपर में क्या बच जाएगा? 1 प्लस e स्क्वायर, एक तो आएगा h माइनस एच ई स्क्वायर, अब प्लस 2 एच ई स्क्वायर, तो माइनस 1 अब प्लस 2, दैट इज प्लस 1 अपॉन 1 माइनस e स्क्वायर। तो दिस इज योर टोटल डिस्टेंस, दिस इज योर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिफोर कमिंग टू रेस्ट। अब तुम ही सोचो, अगर e का वैल्यू 1 होता, ए भाई, अगर e का वैल्यू 1 होता तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? नीचे में क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। e का वैल्यू 1 होने पर नीचे में 0 आ जाएगा, तो ये फ्रैक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा। तो दैट मीन्स अगर e का वैल्यू 1 है तो टोटल डिस्टेंस कितना चलेगा? ये इनफाइनाइट। अरे बात यह है कि जब e का वैल्यू 1 होगा तो जितने से आएगा उतने से ही चल जाएगा ऊपर, अब वापस h हाइट तक जाएगा। और ये प्रक्रिया कब तक चलते जाएगा? अनंत काल तक। तो टोटल डिस्टेंस भी अनंत होगा, इन्फिनिटी होगा। वहीं पे 1 मिनट, वहीं अगर e का वैल्यू 0 हो जाए, e का वैल्यू 0 हो जाए तो नीचे में 1 बचेगा, ऊपर में 1 इंटू h बचेगा, तो दैट इज h। e का वैल्यू 0 होना मतलब ये बॉल आया, ग्राउंड से टकराया और ग्राउंड के साथ साथ मूव किया। चूंकि ग्राउंड रेस्ट पे है तो उसको भी रेस्ट पे आना पड़ेगा। तो ये आया, उसके बाद सीधे रेस्ट पे आ गया, वापस से जंप नहीं किया। e का वैल्यू 0 होता है तो टकराने के बाद e भी वेलोसिटी है ना, b से आया तो टकराने के बाद e भी वेलोसिटी, e इज 0 मतलब ऊपर वो गया ही नहीं। तो पहला ही कोलिजन के बाद रुक गया, तो टोटल कितना डिस्टेंस चला? h। e का वैल्यू यहाँ पे 0 रखने पे डिस्टेंस भी आ जा रहा है h। कोई दिक्कत? टाइम का कैलकुलेशन करवाते हैं जल्दी, गोली की गति से। सेम सवाल में पिछला में हम पूछे थे आपको कि टोटल डिस्टेंस कितना चला है, इसमें पूछ रहे हैं टोटल टाइम कितना लगा इसको रुकने तक में। ठीक है।
थोड़ा देखिए, देख के बताइए। पिछले सवाल में हम सारा चीज डिटेल डिस्कस, पिछले सवाल में वो डिटेल डिस्कस कर चुके, उसका यूज करोगे खट से आ जाएगा। बाकी जीपी अगर आएगा तो उसका समेशन के लिए A/1 - R वाला यूज करोगे। सवाल समझ गए ना? पिछला ही वाला केस में टोटल डिस्टेंस निकाले थे, अब इसमें है कि टोटल टाइम। हाँ जी सर, सुनिएगा मेरी बात। ये यहां से रिलीज किया गया, ठीक, टकराने तक में कितना टाइम लग जाएगा? टोटल टाइम हम यहां पे कर रहे हैं, टोटल टाइम। तो पहला बार में यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा? √2h/g, काइनेमेटिक्स में पढ़े हुए। अच्छा, उसके बाद बॉल ऊपर गया और फिर ये नीचे आया। ऑब्वियसली ये वेलोसिटी है √2gh और ये वेलोसिटी है e टाइम्स √2gh। हम लोग देख चुके हैं ना यहां से यहां तक आने का वेलोसिटी अभी कितना था? यही 2u/g ना, तो ये क्या आया था? 2e √2h/, और उसके बाद जब ये फिर जाएगा तो इसका वेलोसिटी जो ये e है, ये e² √2gh हो जाएगा। तो अब अगला वाला जो टाइम होगा वो क्या हो जाएगा? 2e² √2h/g एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऐसे जाएगा। तो टोटल टाइम कितना होगा? टोटल टाइम का वैल्यू क्या आ जाएगा? पहला टर्म को अभी रहने देते हैं ऐसे ही। ये कहां तक चला जाएगा? ये इन्फिनिटी तक, जब तक रुकेगा नहीं, है ना। पहला को √2h/g रखते हैं और पहला से दूसरा वाले से 2e √2h/g को कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर वाला टर्म क्या बचेगा? 1, और इसके आगे जो बचेगा, और फिर अगला वाले में एंड सो ऑन, कहां तक? इन्फिनिटी तक। तो अब एक बात बताओ, पहला टर्म को तो खैर छेड़छाड़ अभी नहीं कर रहे हैं, 2e √2h/g। यहां पे क्या बचाएगा? A/1 - R। A कितना है? 1, R कितना है? E। तो ये हो जाएगा 1/1 - E। कहो हाँ। तो ये वैल्यू हो गया √2h/g, कॉमन ले लिए, ब्रैकेट में बच गया 1 + 2e/1 - E, और तब जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा √2h/g और 1 + e/1 - E। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का बच्चा? तो थोड़ा सा और भी कुछ कुछ करें इसमें, हम लोग को ऑब्लिक कोलिजन पढ़ना है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। जल्दी लिखिए इसको। एक सवाल और कर लेंगे, डन। यहां से एक बॉल को प्रोजेक्ट किए हैं, ठीक है सर। कितने वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से, एट एन एंगल थीटा, एट एन एंगल थीटा। और यहाँ एक वर्टिकल वॉल है, यहाँ पे एक वर्टिकल वॉल है। अभी तो स्मूथ या वर्टिकल, स्मूथ या रफ से अभी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दूरी हम बड़ा ध्यानपूर्वक देंगे। ये जो दूरी है, दिस इज u² sin 2θ/2g, ठीक है। मतलब ये रेंज का आधा है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन at which ball will land, at which ball will land। और हम आपको बोल रहे हैं E का वैल्यू कितना है? 1/3 है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1/3 है। ये जाएगा पूरी रेंज तक तो पहुंच नहीं पाएगा, रास्ता में दीवार मिल जाएगा, दीवार से टकरा करके वापस आएगा। तो जहां गिरेगा वो उसका दूरी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना दूर है, और टकराने के समय में कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको हम दे दिए हुए कितना? 1/3, ठीक है क्या। तो एक बात बता,
डन। एक बात जरा हमको बतला बाबू कि ये जो बॉल है ये यहां से जाएगा यहाँ, ये दूरी रेंज का आधा नहीं है, ये रेंज का आधा है कि नहीं है? तो रेंज का आधा है तो ये वाला पॉइंट मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट होगा। तो मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट पे जब जा रहा होगा तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? u cos थीटा। यस और नो? टकराने से पहले, टकराने के तुरंत बाद क्या हो जाएगा गुरु? टकराने के तुरंत बाद जब ये वापस आएगा तो जा रहा था u cos थीटा से, अब आएगा e टाइम्स ऑफ वेलोसिटी। हेड ऑन कोलिजन है, वेरी हेवी ऑब्जेक्ट, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? u cos थीटा बाई 3, है ना? अच्छा एक बार बताओ, जब टकराया तो इसके वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी कितना था? 0। और टकराने के तुरंत बाद भी वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी, तो इसको यहां से यहां तक आने में जो समय लगता है वो लगता है √2h/g, जो भी हाइट था। अभी उसको यहां से यहां तक आने में भी जो समय लगेगा वो क्या लगेगा? √2h/g। याद करो, प्रोजेक्टाइल किसी टावर से बॉल को हम रिलीज कर दें या हॉरिजेंटली फेंक दें, इन बोथ द केसेस टाइम ऑफ फ्लाइट इज √2h/g। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोलिजन की वजह से इसके टाइम ऑफ फ्लाइट को कोई फर्क, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डिपेंड्स ऑन वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अगर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अल्टर होगा, चेंज होगा, तब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट चेंज होगा। लेकिन यहां पर जो भी इंपल्स मिला है वो हमको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मिला, नॉर्मल रिएक्शन, तो वर्टिकल डायरेक्शन का वेलोसिटी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहले रेस्ट पे था, वर्टिकल में अभी भी रेस्ट पे रहेगा। तो भाई इसका वर्टिकल में जो मतलब इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सिर्फ वर्टिकल डायरेक्शन के वेलोसिटी पे निर्भर करता है। तो यहां से आगे जो गिरने में जितना समय लगता उतना ही उसको यहां से इधर भी गिरने में लगेगा। दो तरीके से बताएं, एक तो ये बताएं कि टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे निर्भर करता है और उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट जितना पहले होता उतना ही होगा। मतलब यहां से आगे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा होता, अभी भी यहां से पीछे टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा ही होगा। दूसरा हम ये बताएं कि यार ऐसा भी समझ लो कि किसी टावर से बॉल को हॉरिजॉन्टली फेंके हैं तो टाइम ऑफ फ्लाइट √2h/g, तो बॉल को इधर u cos थीटा से फेंकते तब भी यहां से यहां तक का टाइम ऑफ फ्लाइट होता है √2h/g, और इधर u cos थीटा बाई 3 से फेंकोगे, वर्टिकल में अभी भी 0 वेलोसिटी है तो √2h/g होगा। दैट मींस टाइम ऑफ फ्लाइट जो यहां से बॉल चला और चल करके आया उसका समय जो होगा वो कितना होगा? टाइम ऑफ फ्लाइट जो ओरिजिनल होता है उसका आधा, मतलब 2u sin थीटा बाई g का आधा, इतना होता है ना। अच्छा एक बार बताओ, अगर ये u cos थीटा से आगे जाता, मतलब अगर नहीं टकरा रहा होता तो इतने समय में ये कितना आगे चला जाता? r/2, है ना? यस और नो? अब क्या है, ये r/2 हम लोग क्या लिखते हैं? u cos थीटा इंटू जो भी ये टाइम ऑफ फ्लाइट का आधा है वो, वही ना। अब जब यहां से यहां आ रहा है तो टाइम ऑफ फ्लाइट तो वही है, यू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया? 1/3 हो गया। तो क्या मेरा ये बात मानोगे कि ये वाला दूरी जो होगा वो इस वाले रेंज का 1/3? यस और नो? समझ में नहीं आया? मेरा बात कहना है कि यहां से यहां तक का जो समय है वही यहां से यहां तक का समय है, हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन है नहीं, और हॉरिजॉन्टल का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, और मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट सेम है, हॉरिजॉन्टल का वेलोसिटी जो है वो 1/3 हो गया। तो ये जो दूरी होगा उसका 1/3 इधर हो जाएगा। यस और नो? इट इज समथिंग लाइक कि हम किसी टावर से बॉल को फेंके, एक को v1 वेलोसिटी से और एक को v2 वेलोसिटी से, या v1 इक्वल टू v लिख लेते हैं और v2 इज इक्वल टू v/3 लिख लेते हैं। तो इसका जो रेंज होगा, ये वाला रेंज उसका 1/3 होगा। सही कि गलत? काहे कि टाइम ऑफ फ्लाइट तो इसमें जितना होगा उतना ही इसमें भी होगा। इज दैट ओके? अब मेरा ये कहना है सर, अब मेरा ये कहना है कि ये वाला जो दूरी होगा, ये वाला, वो r/2 का 1/3 होगा, दैट इज r/6 होगा, r/6 होगा। इज दैट ओके? अरे हाँ ना? तो दैट इज ये r/6 हुआ, ये r/6 हुआ, तो ये बचा हुआ दूरी जो हो गया ये कितना हो गया? r/2 माइनस r/6। इज दैट ओके? तो 3 - 1 2r/6, दैट इज r/3, और r/3 मैंने r का वैल्यू कितना? वेयर r इज u² sin 2 थीटा बाई g। समझ में आ रहा बात? बोलो। तो इसको छाप लो। कोई ऐसा बात हो जो तुमको समझने में दिक्कत हुआ हो? नहीं ना?
लिख लो इसको। बात को थोड़ा ढंग से लिखना कि ये r/2 है u cos थीटा इंटू t/2, तो ये वाला जो दूरी होगा जिसको हम r/6 लिखें वो क्या कैसे लिखें r/6, ये दूरी हो जाएगा u cos थीटा बाई 3 इंटू t/2, तो उस वाले का 1/3, उस वाले का 1/3, तो दैट इज r/6। यस और नो? तो बचा हुआ दूरी r/2 माइनस r/6 दैट इज r/3। चलो अब हम लोगों को एक चीज पढ़ना है, दैट इज ऑब्लिक कोलिजन। थोड़ा सा तो बात किए हुए हैं। वेलोसिटी ऑफ एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नॉट अलोंग द लाइन ऑफ इम्पैक्ट, है ना, या कॉमन नॉर्मल के अलोंग नहीं, ठीक है ना। वेलोसिटी ऑफ एनी वन और बोथ, वेलोसिटी ऑफ एनी वन और बोथ द colliding object is not along the line of impact or common normal। जैसे अगर मैं आपको ऐसा दे दूं सर, सुनिएगा, अगर मैं आपको ऐसा दे दूं, ये क्या है, धरती माँ है ना, और एक बॉल है वो ऐसे आ रहा है v वेलोसिटी से, ठीक है, वर्टिकल के साथ कुछ एंगल थीटा पे, ठीक, ऐसे आ रहा है और आकर के इसे टकरा रहा है, ठीक। अब हमको जरा बताओ कि इस दोनों कांटेक्ट सरफेस कौन सा हुआ, यही हुआ, तो नॉर्मल जो होगा वो किधर होगा, नॉर्मल होगा ये, दिस इज योर नॉर्मल। तो क्या वेलोसिटी नॉर्मल के लॉन्ग है? नहीं, वहां से किसी एंगल पे है, यस और नो। तो ये कैसा हो जाएगा कोलिजन, दिस इज ऑब्लिक कोलिजन, इज दैट ओके? जैसे अगर हम ऐसा बोल दें कि एक बॉल रेस्ट पे है, एक बॉल, और एक दूसरा बॉल ऐसे आया v वेलोसिटी से और जाकर के टकरा गया, जाकर के ये जा रहा है सीधे लेकिन रास्ता में उससे टकराएगा, तो इसका वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग होगा क्या? टकराने से पहले अगर आप देखिएगा, टकराने से पहले स्थिति कुछ ऐसी होगी, बउआ ध्यान दे लो, टकराने से पहले स्थिति कुछ ऐसी होगी, यस और नो? ठीक, तो वेलोसिटी कॉमन नॉर्मल के अलॉन्ग नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ऑब्लिक कोलिजन। हाउ शुड आई डील विथ दिस टाइप ऑफ कोलिजन? ऐसे कोलिजन्स को हम लोग कैसे डील करें, ये अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं। क्लियर है क्या? अब मुझे एक बात बताइए, चाहे यही कोलिजन ले लीजिए, जब ये टकराएगा तो बॉल पे एक नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा, किधर की ओर लगेगा? नीचे। ये जब आएगा बॉल से टकराएगा तो बॉल पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, किधर की तरफ? कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, यस और नो? मतलब इस डायरेक्शन में, यस और नो? अब मुझे एक बात बताइए कि अगर इसके वेलोसिटी का मैं टुकड़ा करना चाहूं तो इसके वेलोसिटी का दो टुकड़ा कर सकता हूं ना, इधर और इधर की तरफ, इज दैट ओके? और जब ये टकराएगा तो नॉर्मल रिएक्शन किस दिशा में होगा? नॉर्मल रिएक्शन होगा ऊपर की तरफ, यस और नो? बोलो। तो मुझे एक बात बताओ कि ये जो फोर्स है क्या v sin थीटा को कोई प्रभाव दे पाएगा? ये फोर्स किसको प्रभावित करेगा? कोलिजन का इफेक्ट जो है वो इस डायरेक्शन में है, तो कोलिजन को डील कैसे करेंगे? जो कॉमन नॉर्मल है या जो लाइन ऑफ इंपैक्ट, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? जिस डायरेक्शन में
इंपल्सिव फोर्स लग रहा होगा, ठीक। लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में सर, लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में आप लोग क्या करेंगे, ई का डेफिनेशन लगाएंगे। लाइन ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में या उसको कोलिजन की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर वाले वेलोसिटी के साथ कोई छेड़छाड़, मेरा बात समझे। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि इसका कोलिजन के बाद स्थिति कैसा होगा, इसमें आपसे पूछा जाए कि इस बॉल का कोलिजन के बाद का मोशन जो होगा उसका वेलोसिटी के बारे में चर्चा करो, तो व्हाट विल यू डू, आप क्या करेंगे सर, इधर वाला कंपोनेंट जो v sin थीटा है उसके साथ कोई छेड़छाड़, लेकिन ये v cos थीटा से आ रहा है तो टकराने के बाद ऊपर की तरफ जो जाएगा वो कितने से जाएगा, e टाइम्स ऑफ v cos थीटा। आपने लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग कोलिजन को 1D कोलिजन माना और उसमें डेफिनेशन ऑफ ई अप्लाई किया, और लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपने कोलिजन को वेलोसिटी को के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया। अब ये अलग बात है कि इन दोनों का कोई रिजल्टेंट होगा, कुछ एंगल होगा, उसको हम सवाल में डील करेंगे, यस और नो। सिमिलरली यहां पर भी इस जैसे ये मास है m1, एक मिनट सुन लीजिए, मैं सवाल दूंगा आपको, ये m1 है, ये m2 है। आप इस वेलोसिटी को दो डायरेक्शन में ब्रेक कर लीजिए, एक अलोंग लाइन ऑफ इंपैक्ट जो कि ऑब्वियसली v cos थीटा होगा, और दूसरा परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंपैक्ट विच इज ऑब्वियसली v sin थीटा। लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग वेलोसिटी, लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग आप मोशन को कैसा ट्रीट कर लीजिएगा, 1D कोलिजन जैसा, 1D कोलिजन जैसा, ठीक है, मतलब लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड डेफिनेशन ऑफ ई। लेकिन लाइन ऑफ इंपैक्ट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी के साथ कोई आप छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा। इज दैट ओके, समझ में आया बात, पक्का पक्का। क्या हम बोले, solving problem of oblique collision, oblique collision के प्रॉब्लम को सॉल्व करना कैसे करेंगे, कैसे करेंगे बच्चों, पहला ब्रेक द component of velocities along the line of impact and perpendicular to line of impact। आप वेलोसिटी के को दो कंपोनेंट में ब्रेक करें, एक लाइन ऑफ इंपैक्ट के अलोंग और दूसरा उसके परपेंडिकुलर। फिर क्या बोले, along the line of impact, along the line of impact treat collision as 1D collision, treat collision as 1D collision। that means यहां पे लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन एंड डेफिनेशन ऑफ ई, ये दो इक्वेशन आप यूज कर सकते नहीं करेंगे, ठीक है क्या, एंड डू नॉट छेड़छाड़ द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विच इज perpendicular to line of impact, perpendicular to line of impact। इज दैट ओके बच्चों, ये प्रोसेस है, अब इस पे सवाल वाल करेंगे हम लोग, ठीक है। अरे वो डू नॉट छेड़छाड़ है, मतलब the velocity component perpendicular to line of impact will remain unchanged, ठीक है। गरीब विद्यार्थी, छेड़छाड़, जल्दी लिखो, एक आधा सवाल करेंगे हम लोग, एक सवाल करते हैं हम लोग, एक नहीं कायदे से तो दो सवाल करना चाहिए। सुनिएगा, जैसे
एक बॉल को u वेलोसिटी से फेंके एट एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल, ठीक। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, ये कुछ आगे जाएगा, जाएगा ना। टकराने के बाद ये जाएगा कुछ, ये वाला रेंज को मैं बोल देता हूं r, और इसके मैक्सिमम हाइट को मैं बोल देता हूं h, और यहां से यहां तक का जो टाइम मतलब टाइम इंटरवल बिटवीन टाइम ऑफ फ्लाइट बिफोर फर्स्ट कोलिजन, उसको हम लोग बोल दिए हैं कितना, t, उसको बोल दिए हैं t। अब हम आपसे ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट, ये वाला रेंज r डैश पूछ रहे हैं, ये वाला हाइट h डैश बोल रहे हैं, और ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट t डैश बोल रहे हैं, ये पता करना है आपको, ठीक है सर। तो r डैश इज इक्वल टू व्हाट, h डैश इक्वल टू व्हाट, t डैश इक्वल टू व्हाट, और हमने आपको क्या दिया, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन e, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज e। करें सॉल्व, सुनिए मेरी बात। एक बात बताओ, टकराने से जस्ट पहले इस बॉल का जैसे ये गया वैसे ही आएगा, तो गया था कितना, इधर की तरफ वेलोसिटी कितना था, और इधर u sin थीटा, तो टकराने से जस्ट पहले ये वाला वेलोसिटी क्या हो जाएगा, u sin थीटा, और इधर वाला u cos थीटा। कोई दिक्कत, सिमेट्रिक है। टकराने के तुरंत बाद कौन सा कंपोनेंट चेंज नहीं होगा और कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा, u cos थीटा चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये कॉमन नॉर्मल जो फोर्स, इंपल्सिव फोर्स है उसके परपेंडिकुलर है, और इस डायरेक्शन में हम लोग कोलिजन वाला फॉर्मूला सब कुछ लगाएंगे, ई का डेफिनेशन लगाएंगे, और हमको रिजल्ट याद है कि अगर v से आता है तो ई भी से जाता है ऊपर, तो ये आया u sin थीटा से, तो जाएगा कितने से, ये इधर u sin थीटा, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है क्या। अब एक बात बताओ कि टाइम ऑफ फ्लाइट तो होता है 2u परपेंडिकुलर बाई जी ना, तो यहां पे टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2u sin थीटा बाई जी, और यहां से यहां तक वाला टाइम ऑफ फ्लाइट में ई मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, वर्टिकल कंपोनेंट में, यहां पे वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा था, और यहां कितना हो गया, u sin थीटा, तो नया वाला जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ eu sin थीटा बाई जी। क्या ऐसा मैं कह सकता हूं कि ये यहां से यहां तक का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा उसका e टाइम्स होगा ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट, तो t डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा, e इंटू टी, कहो हाँ। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस रेंज का वैल्यू क्या होगा, तो r जो था पहला वाला वो कितना है, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अगर हम r डैश पूछे तो u cos थीटा के साथ तो कोई छेड़छाड़ किए ही नहीं है, लेकिन हाँ टाइम ऑफ फ्लाइट e टाइम्स t हो गया, तो r डैश क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू e टाइम्स t, तो पहला वाला जितना रेंज था उसका कितना टाइम्स हो गया ये e, तो रेंज हो गया पहले का e टाइम्स। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। अच्छा, अब अगर हम h के बारे में पूछे तो h के बारे में आपका ख्याल क्या है, h होगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही होता है मैक्सिमम हाइट, है ना, u परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन 2g, u परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन 2g। अब जब ये टकराया तो ये u परपेंडिकुलर कितना हो गया, u sin थीटा, तो ये वाला जो हाइट होगा अब नया वाला, उसमें u sin थीटा के जगह पे अब कितना हम लोग को यूज करना पड़ेगा, u sin थीटा, तो यहां पे था u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ये हो जाएगा eu sin थीटा का स्क्वायर बाई 2g, दैट इज e स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, कहो हाँ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि जैसे हम लोग उसमें देखते थे कि पहले टप्पा के बाद h हाइट गया तो अगला में e स्क्वायर टाइम्स होगा, वैसे ही अगर ये h है तो ये कितना टाइम्स हो गया उसका, e स्क्वायर, तो h डैश का वैल्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा e स्क्वायर h। बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ये रेंज अगर r था तो ये रेंज कितना हो गया, e टाइम्स r, ये टाइम ऑफ फ्लाइट t था तो ये वाला टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया, e टाइम्स t, इज दैट ओके। ये हाइट अगर h था तो ये वाला हाइट कितना हो गया, e स्क्वायर h, e स्क्वायर, इज दैट ओके। बोलो सुनना मेरी बात, अगर मैं तुमसे ऐसा कहता कि बॉल
जब आ रहा था, ठीक, यहां से u वेलोसिटी से फेंका गया एट एन एंगल थीटा, और फिर जब ये गया तो इसका वेलोसिटी कुछ v हो जाएगा। नहीं, इस v का अगर हम मैग्नीट्यूड पता करना चाहें तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इधर वाला कंपोनेंट तो वही होगा जो पहले था u cos थीटा, और इधर वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा u sin थीटा। तो क्या v का वैल्यू लिख सकते हैं अंडर रूट u cos थीटा का स्क्वायर प्लस u sin थीटा का स्क्वायर? कहो हाँ, सही बात है। और दूसरा, अगर इस एंगल को मैं अल्फा बोल दूं तो tan अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा? tan अल्फा का वैल्यू हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट अपॉन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो दैट इज eu sin थीटा अपॉन u cos थीटा, तो दैट इज e टाइम्स tan थीटा। जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे अल्फा का वैल्यू पहले से कम होते जाएगा, e का वैल्यू 1 से कम है ना, तो tan अल्फा इज इक्वल टू e टाइम्स tan थीटा। तो पहले से थीटा मतलब tan अल्फा का वैल्यू घट गया तो अल्फा का वैल्यू भी घट गया, तो धीरे धीरे ये एंगल भी कम होता चले जाएगा। क्लियर है क्या बात? क्या आपको ये चीज समझ में आया? यहाँ पर वाला सारा बात इसको नोट कर लीजिए, और वो वेलोसिटी वाला भी नोट कराते हैं, एक आधे सवाल और कराएंगे। इसको पहले नोट कर लीजिए सर। तो यार ऑब्लिक कोलिजन का एक दो सवाल बाकी रह गया है, अगली क्लास में करा के और वेरिएबल मास सिस्टम पे चलेंगे, ठीक है? चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय। अच्छा, ये नेक्स्ट स्लाइड में ये वेलोसिटी का था कि अगर ये u से टकराया है, ऑब्वियसली यहाँ टकरा रहा था कितने से, u से, और ये एंगल भी थीटा था सिमेट्रिकली। तो मतलब हम आपको ये समझा रहे हैं कि कोई बॉल u से टकरा रहा है और ये वाला एंगल है थीटा, वर्टिकल से थीटा लिए थे, हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से थीटा लिए थे। तो टकराने के बाद, ठीक है, ये v से जाएगा और हॉरिजॉन्टल से एंगल हो जाएगा इसका अल्फा। v का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, tan अल्फा का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।